ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर फ्रॉम योर मैथ बुक। एक बेसिक आइडिया हमने कॉम्प्रिहेंशन का पिछले क्लास में आपको दे दिया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग और क्यों हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आना चाहिए, राइट? अभी पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। माने क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यू हैव टू कीप इन माइंड while attempting comprehension passages, right? सबसे पहला पॉइंट बोलता है read the passage quickly to understand the main idea। मतलब देखो, एक लिमिटेड टाइम में रहता है आपके पास। जब भी आपको कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन पूछेगा, दे विल गिव यू, बिकॉज द एंटायर पेपर इज ऑफ say 2 hours, out of that this comprehension will be hardly of 5 to 6 marks, right? वो 5 से 6 मार्क्स के लिए you cannot allot 1 hour, right? आप उसमें आधा 1 घंटा या 1.5 घंटा नहीं लगा सकते। पूरे पेपर आपको अगर 2 घंटे में सॉल्व करनी है, so you have to be very specific about the time. So make sure that you read the passage quickly so that you understand the main idea. Next point says it is advisable to underline the main points, identifying keywords and statement while reading the passage. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो जो मेन पॉइंट्स होगा उसको अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स स्टेटमेंट को साथ साथ में हाईलाइट करो, सर्कल, अंडरलाइन, एनीथिंग यू फील लाइक, so that at the end of the passage जब आपका रीडिंग खत्म हो जाएगा, you will be able to answer the questions based on those keywords and main points। तो वो आपको हेल्प करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। वाइल रीडिंग ओनली आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाओ और उसमें से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते जाओ। थर्ड पॉइंट सेज स्कैन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, मींस गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, थॉरोली। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज बेनिफिशियल टू अंडरलाइन द डिटेल्स और इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर इन द क्वेश्चन टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। जो भी डिटेल या इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी उसको अंडरलाइन करो, तो और ताकि आप मिस इंटरप्रेट ना करो, मतलब गलत ना समझो क्वेश्चन को। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जल्दी के चक्कर में हम गलत पढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे हो, आपने 2 पढ़ा और आधा आपने 3 पढ़ लिया, तो क्या होगा, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। So be very mindful while reading the question. Do not read the question in a hurry and start underlining the details asked in the question ताकि कोई मिसइंटरप्रिटेशन ना हो, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल, व्हाट डिड रोहन सीक व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि माउंटेन क्लाइंब करते समय रोहन ने रोहन का बिहेवियर कैसा था, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड रोहन एंड नॉट डिफिकल्टीज फेस्ड। माने मे बी he might have seek difficulties while climbing the mountain or he might have done it very easily, so the question is asking what did he seek while climbing the mountain। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए क्वेश्चन का, so that you are able to understand the context and answer it correctly। Read the passage again and mark specific information related to the question। पैसेज को एक बार पढ़ा, जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आ जाए पूरी तरह। यू हैव द राइट टू रीड इट अगेन और उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन से, जैसे कि पहले देखो, सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ा, 5 to 10 मिनट्स लगा आपको पैसेज को पढ़ने में, डन। अब आप आ जाओगे क्वेश्चन में, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन थरली। नाउ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। ऑब्वियसली आपने एक ही रीडिंग दी है तो जरूरी नहीं है आपको एकदम क्लियर हो गया हो। So what you will do, just start reading the passage again and this time क्वेश्चन की बेसिस पर जो आंसर्स है ना उसको मार्क करते जाओ। Next point says there is often an ambiguity in the answer provided in multiple choice question. Many a times students feel that two answers are appropriate in the context. However, there will always be fine differences. One answer may be incomplete compared to another or the interface may be varied. Therefore, choose carefully। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एम्बिग्विटी वर्ड का मतलब मैंने बताया था पहले भी, प्लीज टेल मी। मैम क्लियर करना। क्लियर करना? नो,
एम्बिग्विटी का मतलब आपने जस्ट ऑपोजिट बोला. एम्बिग्विटी मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर. ठीक है. एम्बिग्विटी माने कंफ्यूजन. Okay. देयर इज ऑफन एन एम्बिग्विटी इन द आंसर. देखो क्या होता है ना, आप मानते हो ये बात, आपने एमसीक्यू सॉल्व किया है कभी भी लाइफ में किसी भी एग्जाम में? Yes, ma'am. Yes, उसमें क्या, ma'am. हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें देखा करो जो चार ऑप्शंस आपको देते हैं ना, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग इन नेचर. डू यू अग्री? Yes, ma'am. चारों के चारों आंसर्स इतने कंफ्यूजिंग होंगे, इतने रिलेटेड होंगे, दैट आपको लगेगा ये भी होगा, ये भी होगा. सो दैट्स व्हाट इट इज टोल्ड. देयर इज ऑफन एन एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन, डिलेमा in the answers provided in MCQ. Many a time, students feel that two answers are appropriate in the context. तो फाइन डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा फाइन डिफरेंसेस होते हैं, माइन्यूट. तो आपको समझ में, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि व्हाट इज मेंशन्ड इन द पैसेज, उसका ब्रीफ क्लियर पिक्चर नहीं होगा आपके सामने, आप करेक्ट आंसर चूज नहीं कर पाओगे. तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे. तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, हमने अभी जस्ट पढ़ा 6 पॉइंट. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज टेलिंग यू कि व्हाट दे आर गोइंग टू टेस्ट इन कॉम्प्रिहेंशन. हमारे कॉम्प्रिहेंशन में जो एग्जामिनर है वो क्या चीज को टेस्ट करेगा, वो यहाँ पर हमें बता रहा है. इसमें आपको ध्यान ये चीज रखना है कि जो आप ट्राइंगल पिरामिड यहाँ पे देख रहे हो ना, जिसमें 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, राइट. वी हैव टू गो फ्रॉम डाउन टू अप. जैसे कि हमारा पहला पॉइंट होगा रिमेंबर एंड नॉट क्रिएट. तो गो फ्रॉम डाउन टू अप. पहला चीज, रिमेंबर व्हाट यू रीड. पहला पॉइंट क्या बोलता है? रिमेंबर. मतलब क्या रिमेंबर? जो भी आप पढ़ रहे हो उसको याद रखो. कॉम्प्रिहेंशन में इट इज वेरी नेसेसरी कि वट एवर यू आर रीडिंग, ट्राई टू रिमेंबर, रिकॉल दैट, राइट. चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई नया वर्ड्स हो उसको. जैसे अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पॉइंट से अंडरस्टैंड. दैट मीन्स यू शुड एक्सप्लेन whatever is being written in the passage using new words. Explain it using new ideas or concepts. ठीक है. Then third point says apply. Now apply that understanding in new situations, means execute that knowledge, implement that knowledge, use that words or demonstrate to explain better. Then says analyze. Analyze का मतलब होता है basically when you are able to differentiate, compare, examine और experiment. मतलब जैसे कि मानो आपने दो पैराग्राफ्स पढ़े. पहला पैराग्राफ was talking about the advantages and the second paragraph was talking about the disadvantages. तो you should be able to differentiate कि हाँ, पहला पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है, दूसरा पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है. And you start comparing the points and start distinguishing कि उसका मतलब कुछ और है और इस लाइन का मतलब कुछ और है. That is analyzing. Then says evaluation. Evaluation में क्या बोल रहा है? Justify a stand or decision. इसमें बोल रहा है अप्रेस, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सिलेक्ट, सपोर्ट, राइट. मतलब अब आप एक डिसीजन ले सको, अब आप एक कंक्लूजन पे ड्रॉ करो. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू टेक आउट ऑफ द रीडिंग. उसका एक जजमेंट लेते हैं ना हम लोग कि क्या समझ में आया पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के. व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज इवैल्यूएशन. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ द एंटायर पैराग्राफ. And finally, when you have evaluated, you will now create. What you will create? You will now assemble all the information gathered and construct your own work. That means अपने own words में आप उससे क्या समझकर, own words में आप उससे क्या समझे हो उसको लिख के बताओ, right. What you are able to gather, just produce it in your own language. This is all about Bloom's taxonomy. Any doubt here? No, ma'am. ओके. याद रखना नीचे से ऊपर पढ़ना है, गलत मत कर देना. ओके. नेक्स्ट पॉइंट सेज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस.
देखो कॉम्प्रिहेंशन का पता ही है इंपॉर्टेंस क्या होता है कि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग को पैसेज रीडिंग करना होता है. सो व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे मे आस्क. जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े ना वही बता रहे. देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रिमेंबर एंड फिर पढ़े थे अंडरस्टैंड. तो व्हाट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, आस्किंग स्पेसिफिक डिटेल्स फ्रॉम द कंटेंट और बॉडी ऑफ द पैसेज. जो जो पॉइंट से हमें आपको स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगे ना पूरे पैसेज में, उसको आप याद रखोगे. ऑब्वियसली पूरा का पूरा पैसेज अगर 50 लाइन का है, यू डोंट हैव टू मग इट अप, but out of that 50 lines, whatever is relevant to you, that you have to remember and understand. Next point says determining the meaning of words, phrases, idioms used in the passage. That is, you have to understand and then apply. देखो आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस हमको पूछा जाता है ना, वो एक तो नॉर्मल क्वेश्चंस होता है जैसे कि वन वर्ड टाइप का. दूसरा पता है इडियम्स पूछते हैं, उससे फ्रेजेस पूछते हैं, प्रोवर्ब्स पूछते हैं, वोकैबुलरी पूछता है. तो ये सारा चीज बता रहा है कि क्या क्या टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है इन कॉम्प्रिहेंशन. आई होप आपने 11 और 12 में कॉम्प्रिहेंशन का एग्जामिनेशन दिया होगा इंग्लिश पेपर में, राइट? Yes, ma'am. तो वहां पर आपको याद होगा कि देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आस्क यू फॉर इडियम्स और फ्रेजेस इन द पैसेज. उसे आइडेंटिफाई करना होता है, राइट? और मीनिंग बतानी होती है. Yes, ma'am. तो वही बोल रहा है सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट बोलता है ड्राइंग इंटरफेरेंस एंड कंक्लूजन. अब आपका काम क्या होगा? कंक्लूजन ड्रॉ करना. जब आप समझ चुके हो किसी चीज को तो आप कंक्लूजन पे अराइव कर सकते हो. दैट मीन्स यू आर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग. फिर आइडेंटिफाइंग द टोन ऑफ द स्पीकर. कई बार हमें ना टोन ऑफ द स्पीकर या ऑथर पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं इवैल्यूएट. थीम क्या है पैसेज का? वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर. व्हाट इज द थीम और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? ये तो आपको पता होना ही चाहिए. आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैराग्राफ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. And then the most important, subtitle for the passage. Subtitle suitable title of the passage. कई बार आप देखना, कई बार नहीं, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे जब भी आपको एक पैसेज देते हैं ना, दे डोंट गिव अ टाइटल टू दैट पैसेज एंड दे लीव इट अप टू यू. They will ask this in the question, give a suitable title for the passage. So unless you understand the passage correctly, you will not be able to give it a suitable title, right? So ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं इन कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्पीड. इसमें क्या बोल रहा है कि आपको अपना रीडिंग का जो स्पीड है ना उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज सी अगेन मैंने बोला देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर सॉल्विंग द पेपर एंटायर. सो आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन में एक सर्टिफाइड टाइम ही स्पेंड करना होगा. ज्यादा करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, राइट? तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव अ गुड रीडिंग स्पीड, राइट? हाउ कैन यू डू दैट? पहला पॉइंट बोलता है रीड अर्ली इन द डे और व्हेनेवर यू आर द मोस्ट रिसेप्टिव एंड इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट. देखो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लोग रात को पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं. उनसे सुबह के कंपैरिजन में या दिन के कंपैरिजन में रात को ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई होता है या रीडिंग होता है. अदर दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जो लोग से सुबह उठ के ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई होता है और वो लोग दिन या रात में उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं. सो विच काइंड आर यू, इफ आई मे आस्क? Ma'am, light study. ओके, सेम एज मी. रात को आपसे होता है. गुड. तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस टाइम पे भी आप मोस्ट रिसेप्टिव मोस्ट प्रोडक्टिव हो ना, उस समय पे पढ़ो. अग्री और नॉट? आई टोल्ड कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड. जब मुझे पता है कि आप इफेक्टिव ज्यादा रात को पढ़ने में हो, तो ऑब्वियसली दैट विल बी द आइडियल टाइम फॉर यू टू रीड, राइट? दिस इज द वन ऑफ द वे यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड. नेक्स्ट पॉइंट सेज डू नॉट रीड लाउड, इट हैम्पर्स स्पीड. कैसे? देखो जब हम लोग बहुत लाउडली कोई चीज को बोलते हैं ना तो हमारा एनर्जी जाता है, और अगर एनर्जी जाएगा तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एनर्जी को वेस्ट मत करो सो दैट आपकी स्पीड पे हैम्पर हो. तो आप रीड करो लेकिन बहुत ज्यादा लाउडली करने की जरूरत नहीं है.
थोड़ा आराम से करो, एनर्जी को स्टोर करो, ताकि जो आपका स्पीड में एनर्जी लगेगा वो हैम्पर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है sometimes it is beneficial to cover the text you have already gone through to prevent your eyes from staying to the previously read context। कभी कभी ना बहुत बेनिफिशियल होता है कि आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसको कवर करो टू ओके सी व्हाट हैपेंस आई एम टेलिंग यू। जिस प्लेस ऑफ एरिया पे आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर कि आप जब पढ़ के उठो वहां पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो सूदिंग सा, जहां पर जैसे ही आपका पढ़ाई खत्म होता है ना, तो व्हेन यू लुक एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो एरिया बहुत सूदिंग लाइट दे आपको, जिससे आपके आईज को आराम मिले, स्ट्रेन ना पहुंचे। बेसिकली बोलने का मतलब है जैसे कि ग्रीन ग्रीन लाइट्स जो होते हैं ना, बेसिकली ग्रीन कलर इज ग्रीन कलर क्या चीज का सिंबल है, बोल सकते हो क्या? व्हाट डज द ग्रीन कलर डिपिक्ट? कामनेस, कूल, राइट? ग्रीन को बहुत कूल माना जाता है, ठंडा। सो जनरली ऐसा बोला जा रहा है कि आप जब भी जहाँ पे टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वहां पर जब आपका पढ़ाई ओवर हो जाएगा, देन आपका जो सराउंडिंग एरिया है, वॉल में भी बोल सकते हो, सीलिंग बोल सकते हो, जहाँ पे भी यू विल लुक अप or down or back and front, that place should be very soothing. Maybe it can be of green color or anything like that, so that which will prevent your eyes from straying। क्योंकि थक जाते हैं ना हमारी आंखें, बहुत ज्यादा रीड करने के बाद हमारी आंखें थक जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा ब्राइट चीजों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, ताकि आप आईज दुखेंगे उससे। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्टिन्यूअसली बहुत देर तक मोबाइल चलाते हो तो हमारे आंखें दर्द दुखने लगती है, राइट? या फिर बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो आवर आईज स्टार्ट पेनिंग। सो वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है set a speed faster than you can understand। You may not comprehend the material at first, but stay focused on the text and keep your eyes moving। Set yourself a time limit, gradually your speed will increase and you will begin to comprehend the text। आप जिस स्पीड में समझ सकते हो ना, उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड अपना रखो रीडिंग का। क्योंकि शुरू में क्या होगा ना, आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप जब इतना फोकस्ड रहोगे ना कि क्या पढ़ रहे हो आप उस पे, और आपकी आईज मूव होने लग जाएंगी फटाफट फटाफट, एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे, दूसरे वर्ड से तीसरे वर्ड पे, एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट आपका स्पीड जो है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है इफ यू वांट टू गेट अ जिस्ट और जनरल आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन और आर्टिकल, or prepare for an examination, skimming through the subject matter helps। However, reading the text in detail is the only way to get a complete understanding of any written material। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का एक जनरल आइडिया चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल हो, या आपको एग्जाम के लिए कुछ प्रिपेयर करना हो, या कोई, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर स्किमिंग थ्रू द सब्जेक्ट मैटर। मतलब यू आर गोइंग इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिए हो गया। यू हैव टू गेट इन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी लाइन, टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज रिटन। ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट बोल रहा है read the main and subheading, tabular material and table of content to get an idea of information contained in the text। An idea of the content increases reading speed। सब हेडिंग ना बहुत रेयरेस्ट केस में यू विल फाइंड इन द कॉम्प्रिहेंशन। जनरली सब हेडिंग्स नहीं होते हैं, बट स्टिल इन एनी केस अगर है तो आप मेन और सब हेडिंग दोनों पढ़ो। कुछ मटेरियल अगर आपको टैब्यूलर मतलब टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, डू नॉट इग्नोर दैट, क्योंकि टेबल में जो कंटेंट्स देंगे वो आपको एक आइडिया देगा अबाउट क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में। तो डू नॉट इग्नोर एनी स्टफ। कॉम्प्रिहेंशन में चाहे आपको हेडिंग दो, सब हेडिंग दो, टेबुलर फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ हो, यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज एक आइडिया अगर आपको मिल जाता है ना टेबल फॉर्म से, तो आपको बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपकी टाइम बच रही है, इन शॉर्ट आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सा बात है, अगर मैं आपको बोलूँ एक पेज पढ़ो, ठीक है, और उस एक पेज को मैं समराइज कर दूं एक टैब्यूलर फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में 5 पॉइंट्स में, तो डेफिनेट सा बात है कि आपको टेबल पढ़ने में कम समय लगेगा, है ना? वही चीज है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इट हेल्प्स इन रीडिंग द बिगिनिंग and end of any text, article, paragraph। Reading the first and last paragraph and lines give an idea of the context। If you are familiar with it, reading becomes faster। देखो, कोई भी सेंटेंस का बिगिनिंग और एंड पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ होते हैं ना, और जो लाइंस होते हैं फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, वो हमें एक आइडिया दे देता है कंटेक्स्ट का। अगर आप उससे, जैसे कि क्या होगा, मानो
आपको याद होगा हम लोग जो पहला एग्जाम्पल पढ़े थे कोकोनट ट्री वाला, याद है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड। चारू, आर यू देयर? Yes, ma'am. क्या बोला मैंने, बताओ तो। मैम देयर इज any प्रॉब्लम, इसलिए मेरा वॉइस भी नहीं जा रहा था और आपका भी नहीं आ रहा। कितनी देर से? 2 मिनट से। अच्छा, और मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछी तब आपको रियलाइज हुआ ये वाला बात? नो मैम, आप डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर द कोकोनट एग्जाम्पल? कोकोनट का एग्जाम्पल 1 याद है जो कल क्लास में किए थे हम लोग? यस और नो? तो उसमें क्या था, पहला सेंटेंस पढ़ के ये समझ में आ रहा था कि दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट कोकोनट ट्री। तो वही बोल रहा है कि अगर पहला लाइन या एंड लाइन पढ़ लो तो एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज द पैराग्राफ ऑल अबाउट। फिर बोल रहा है अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द टेक्स्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू कम अक्रॉस और एनी इंपॉर्टेंट लाइन यू कम अक्रॉस, स्टार्ट अंडरलाइनिंग दैट बिकॉज इट विल हेल्प यू in picking out the important words and ideas about the subject. Next point says it is a good strategy to time your reading speed often. Time yourself each time you speed read. Aim to improve your speed each time. You can try the following method. Get an idea of the number of words in a page by counting the words in a line and thereafter multiplying it with number of lines. एक स्ट्रैटेजी मेंटेन अगर करना है आपको कि कैसे आपका रीडिंग स्पीड सही रहे, व्हाट यू नीड टू डू, आप देखने लगो कि नंबर ऑफ वर्ड्स एक पेज में कितना आ रहा है और फिर कितने नंबर ऑफ पेजेस टोटल लग रहे हैं आपको उस पैसेज में। आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है पूरे पैसेज में। एक टाइम लिमिट लगा लो अपने ऊपर, फिर हाफ एन आवर, और चेक करो कि आप कितना टेक्स्ट कवर कर पा रहे हो रीडिंग का इन दैट पर्टिकुलर टाइम। अब आप मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके नंबर ऑफ पेजेस से यू कैन असेस द एंटायर पेपर कि आप हाँ कितना रीडिंग स्पीड है आपका पर मिनट पे आप कितने वर्ड्स को रीड कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। 10th पॉइंट बोलता है यू हैव टू सेट योरसेल्फ अ टारगेट ऑफ द टाइम एंड पेस व्हिच यू वांट टू अचीव इन इंप्रूविंग योर रीडिंग स्पीड। Adopting the strategies mentioned above will definitely help you improve. Sometimes people even double their speed in a few weeks. Self motivation and regular practice is the best way to attain your goal. हमेशा एक टारगेट अचीव करना के लिए आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि इतने दिन में मुझे इतने वर्ड्स कवर करने हैं। ओनली इन दैट केस यू कैन इंक्रीज कीप ऑन इंक्रीजिंग योर स्पीड। जैसे कि बोल रहे हैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल जिसका एज 12 ईयर्स होगा, ही इज सपोज टू रीड 200 to 250 वर्ड्स पर मिनट। कॉलेज स्टूडेंट्स 300 वर्ड्स पर मिनट रीड कर सकते हैं। और अगर आपकी स्पीड 450 वर्ड्स पर मिनट है, मतलब आप स्किम करते हो टेक्स्ट को मेन पॉइंट्स में, इस स्पीड में आप समझ सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो टेक्स्ट को इजीली। वही अगर 600 से 700 वर्ड्स पर मिनट अगर आपका स्पीड है, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट। मोस्ट पीपल कैन लर्न टू रीड एट दिस स्पीड विद अबाउट 75% ऑफ देयर नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन। और 1000 वर्ड्स पर मिनट और अबव मतलब आप कॉम्पिटेटिव स्पीड रीडर्स के लेवल पर आ गए। इसमें आपको बहुत टेक्निक्स की जरूरत होगी जिसमें आपके पास ये एबिलिटी है कि यू नो विच टेक्स्ट टू स्किप एंड विच वन टू फोकस। ज्यादातर लोग रिमेंबर ही नहीं कर पाते इस स्पीड में पढ़ने से। ठीक है, नाउ टिप्स। टिप्स क्या चीज का बोल रहा है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है रीडिंग के समय। टेक अ ब्रेक आफ्टर हाफ एन आवर, दिस हेल्प्स टू रिमेन फोकस्ड एंड रिड्यूस आई स्ट्रेन। जब आप लगातार पढ़ते हो ना तो आपकी इफिशियंसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। तो अगर आप बीच में थोड़ा छोटा छोटा इंटरवल्स लोगे, ब्रेक्स लोगे, तो आपका फोकस इसमें बना रहेगा और आपके आई स्ट्रेन भी नहीं होगी। तो यू शुड टेक ब्रेक्स आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर। ठीक है, मे बी शॉर्ट ब्रेक। Next point says practicing in a place that is quiet with no distraction and which is well lit and ventilated is recommended. Make sure जिस प्लेस पे भी आप रीड कर रहे हो ना
वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, वहाँ पे लाइट सफिशिएंट हो, वेंटिलेशन हो प्रॉपर. Don't change the text you are reading too often. It makes comprehension and maintaining a good reading speed difficult. जो चीज आप बार बार पढ़ते हो ना, उस टेक्स्ट को चेंज मत करो. इससे क्या होगा ना, एक रीडिंग स्पीड में डिफिकल्टी आ जाती है. मेक श्योर योर स्पीड रीडिंग इज नॉट हैम्परिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. स्पीड रीडिंग के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बट स्पीड में रीड करते जा रहे. दिस शुड नॉट हैपन. A fresh mind and ability to concentrate is a prerequisite for reading important text. Some people function well in the morning while others think better in the afternoon, so decide yourself. ये point we have already covered, right? Say at least a Yes, yes or ma'am. no. Yeah, okay. Yes, ma'am. Okay. Next is vocabulary enhancement. See, comprehension के लिए vocabulary को का अच्छा होना is very much essential. क्योंकि vocabulary मतलब it's all about words. नए नए वर्ड्स यू विल कम अक्रॉस वाइल सॉल्विंग अ कॉम्प्रीहेंशन. तो अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कभी भी उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे, राइट? जैसे कि होता क्या है ना, दो टाइप के लोग होते हैं. एक जिनका वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि डिक्शनरी, वो लोग बहुत ज्यादा डिक्शनरी वगैरह पढ़ते हैं और वो नए वर्ड्स उनके लिए इट्स नॉट अ बिग हर्डल. जब भी आप उनको कोई नया वर्ड बताओगे वो तुरंत आपको उसका मीनिंग बता देगा. दैट मीन्स उनका वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग है. देन कम्स अनदर टाइप ऑफ पर्सन जिसको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता होगा ना किसी भी वर्ड का, स्टिल दैट पर्सन विल बी एबल टू गिव यू अ करेक्ट मीनिंग. हाउ? बिकॉज उनकी इंग्लिश पे ग्रिप है. हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या होता है ना, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है और मैं अगर आपको एक लाइन या दो लाइन बोलती हूँ, उस लाइन के कॉन्टेक्स्ट से यू आर एबल टू ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड. You don't know the meaning of the word individually, but when I'm putting that word in a sentence and asking you the meaning, तो आप उस सेंटेंस में उसका यूज क्या है उसको डिसाइड करके आप एक करेक्ट मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हो उस वर्ड का. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो ये जो सेकंड स्किल है ना, ये आना बहुत जरूरी है. बिकॉज आपको भी पता है पूरे यूनिवर्स में इतने सारे वर्ड्स है that it is not practically possible for anybody to know the meaning of each and every word. We are not dictionary. वी हैव टू यूज अ डिक्शनरी कभी कभार, कभी ना कभी लाइफ में, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स हम लोग को नहीं पता. आज की डेट में कोई डिक्शनरी नहीं यूज करता है, गूगल यूज करता है, वो एक अलग बात है. बट वी नीड टू यूज अ डिक्शनरी और लुक अप at the meanings of new words. But if we have the grip on the content, we will be able to bring out a meaning. Next बोलता है read material that interest you. बोला ना, रीडिंग की हैबिट बहुत जरूरी है इनकलकेट होने की. चाहे जो भी चीज पढ़ो, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो पढ़ो, बट यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग. क्योंकि जब तक आप नहीं रीड करोगे, आप नए वर्ड्स के साथ एक्वेंट नहीं होंगे एंड यू विल नेवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. ओनली थ्रू रीडिंग यू कैन improve your vocabulary. Learn group of words that come together. जैसे कि आपको याद है क्या, कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था जब. कलेक्टिव नाउन क्या था? Yes. bunch of keys, flock of sheep, crowd of people. So Yes, ma'am. instead of just reading one words, we should recall the words which are which come in as a group, like flock of sheep. Instead of just reading the word flock, you should understand कि flock का usage कहाँ पर है. We use this word flock with sheep, flock of sheep. Similarly, like this, ठीक है? It is impossible to memorize all the words we come across. One way to enhance is to put words you wish to memorize where you still see them frequently on a board. यहाँ पे देखो वही बात बोला है कि सारे वर्ड्स जो भी हम लोग नए नए जानते हैं, सबके लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल दोज वर्ड्स. तो एक तरीका क्या है इम्प्रूव करने का वोकैबुलरी, कि पुट द वर्ड्स यू विश टू मेमोराइज वेयर यू विल सी देम फ्रीक्वेंटली ऑन अ वॉल. अब आपको पता है कि डेली लाइफ में कुछ कुछ वर्ड्स है जो कम अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. अब आपको पता है बार बार आपको ये वर्ड एक्वेंट होता ही है, पढ़ने में आता ही है, कॉमन है. तो स्टार्ट writing the meanings of those words and put it on a wall or a computer, make it a wallpaper maybe, desktop, notebook, कहीं पे भी एक नोट डाउन करके रखो. ठीक है? ताकि आप उसको गो थ्रू कर सको जब भी फ्रीक्वेंटली आपको उसका जरूरत पड़े. एक सक्सेसफुल वे वोकैबुलरी बिल्ड करने का ये भी है कि मेक एसोसिएशन विद द वर्ड विच यू विल ऑलवेज रिकॉल. लाइक एक वर्ड है जाइजेंटिक. जाइजेंटिक वर्ड का मतलब पता है क्या? No, ma'am. जाइजेंटिक मतलब होता है ह्यूज. जैसे कि
Elephant. Elephant is a gigantic animal because it is one of the यूज और यूज huge, HUGE. ओ ओके Okay. मैम So देखो ये सब आपको धीरे धीरे आएगा जब आपका इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगा, आप ज्यादा रीड करोगे, यू विल रीड स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, आपको ये सारे वर्ड्स बहुत कॉमनली मिल जाएंगे. तो वही चीज है. Okay. Many experts advise that to build vocabulary, learn a dedicated memorization strategy that uses some form of mnemonics. Now, what is mnemonics? It is important for your MCQ. A system such as pattern of letters, ideas, or association which assist in remembering something. Please mark this as important for MCQ. Mnemonics एक सिस्टम या पैटर्न होता है जहाँ पे लेटर, आइडिया या एसोसिएशंस जो मदद करता है कोई भी चीज को याद रखने में. ठीक है. एक ट्रिक होता है, एक स्ट्रैटेजी है, बेसिकली मेमोराइजिंग स्ट्रैटेजी है. लास्ट में बोल रहा है, लास्ट पॉइंट, परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस प्ले अ की रोल. देखो प्रैक्टिस के साथ ना कोई भी चीज आप परफेक्ट कर सकते हो. परसिस्टेंस होना उसके लिए बहुत जरूरी है और परसिवियरेंस होना बहुत जरूरी है. पेशेंस होना जरूरी है और कंसिस्टेंसी होना जरूरी है. मतलब आज रीड करें 2 घंटा, कल रीड करें 2 घंटा, फिर थर्ड डे से आप ऑल टुगेदर रीड करना ही बंद कर दिए, फिर 1 महीना बाद आप चालू किए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी. इट शुड बी ऑन अ डेली बेसिस, ओनली देन यू विल डू गुड एट इट. अगर आपको किसी चीज में अच्छा करना है उसके लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड. 1 या 2 दिन में कोई भी मास्टर नहीं बन जाते, उसके लिए प्रैक्टिस की लगातार जरूरत होती है. तो वही चीज बोल रहे हैं. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है यस मैम जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. पैसेज को अभी यहाँ पे करके यस कोई मैम फायदा नहीं है क्योंकि इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए. ठीक है. मैम वैसे पैसेज क्लियर है मैं बना के फिर आंसर देखती थी सारा सही था हाँ, दैट्स गुड. आई थिंक इसमें कंटेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं. लेट मी चेक एक बार. यस मैम सारे क्वेश्चंस ही हैं ओके, देख कितने नंबर ऑफ पैसेजेस है देख लो ना, बिकॉज दिस इज होमवर्क सॉर्ट ऑफ कैटेगरी. आप करो, एनी डाउट होने से यू विल डेफिनेटली 7 आस्क. पेज बाप रे, देयर मैम आर सो मेरे बुक मेनी. में 7 पेजेस है ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं स्टडी मैटी खोल के रखी हूँ. देयर आर 12 क्वेश्चंस, एक्चुअली प्लीज मेरा चेक. मैम एक्चुअली मेरा पुराना बुक है तो वो इसलिए सर अच्छा, आप मेरे को 7 8 के पैसेजेस के पिक्स भेज देंगी श्योर. ओके, मैं वो कर दूंगी. ओके एंड मैम ओके, लेट्स रैप अप टुडेज क्लास देन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे कंटिन्यू हम लोग फ्राइडे, राइट? फ्राइडे 8 PM. मैम एक्चुअली ना आप ये चैप्टर का ही मेरे को पीडीएफ भेज दीजिएगा ना ओके, श्योर.